बड़ी खबर, जिब्राल्टर स्ट्रेट पहुंच गया है अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। तेजी से भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। 20 फरवरी तक मध्य पूर्व पहुंच जाएगा यह खतरनाक युद्धपोत। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब ईरान पर हमले का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, चारों तरफ से घेरेबंदी की जा रही है और अमेरिका ने अपनी नेवल फोर्स का 1/3 हिस्सा ईरान की घेरेबंदी में लगा दिया गया है। यह डिप्लॉयमेंट अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में अमेरिका क्या करने वाला है, इरादे क्या हैं अमेरिका के। तो एक के बाद एक खतरनाक युद्धपोत ईरान की तरफ बढ़ते हुए, मध्य पूर्व की तरफ बढ़ते हुए ईरान पर हमले का जो पूरा चक्रव्यूह है वो रचा जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार अब इस बात के आसार जताए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने जा रहा है महासंग्राम। हमारे साथ नेवल कमांडर राजीव सरदाना जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरदाना सर, आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। बड़ी खबरें आ रही हैं, भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। यूएसएस आर फोर्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट पहुंच गया है। 20 फरवरी तक मध्य पूर्व पहुंचने के आसार हैं। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत में यह शामिल है। जेराल्ड आर फोर्ड के जरिए हमला करना और भी आसान होगा। आर फोर्ड के पहुंचने से ईरान पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा, यह तय है रवि। बिल्कुल। और देखिए, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की ताकत के बारे में भी समझ लेते हैं। डेक की बात करें तो देखिए, यहां पर 25 डेक मौजूद हैं और 2 न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें हैं। अगर ताकत की बात करें, इसके पावर जनरेशन की बात करें, स्पीड है 56 किलोमीटर प्रति घंटे। एयरक्राफ्ट 90 इस पर कैरी हो सकते हैं, जिसमें F-35C होगा और स्ट्राइक फाइटर स्क्वाड्रन VFA 213, VFA 31, VFA 37 और VFA 87 इस पर मौजूद होगा। जी हां, इसके अलावा HSM 704 मरीन हेलीकॉप्टर स्ट्राइक स्क्वाड्रन पहुंच गई है। HSC 9 हेलीकॉप्टर सी कॉम्बैट स्क्वाड्रन का पहुंचना दरअसल क्या संकेत, क्या मैसेज दे रहा है? सरदाना सर, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि नेवी का आपको तगड़ा अनुभव है, जरा इस घेरेबंदी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और ऐसा क्यों लग रहा है कि अमेरिका का इस बार पूरा का पूरा फोकस नेवल पावर पर है। 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा अपनी नेवल पावर का ईरान की घेरेबंदी में लगा दिया अमेरिका ने। करना क्या चाहता है? देखिए, अमेरिका ईरान पे बहुत ही प्रेशर डालना चाहता है। यदि हम सैंक्शंस की बात करें तो 1979 से चली आ रही हैं, कोई ना कोई वेव ऑफ सैंक्शंस ईरान के अगेंस्ट चली आ रही हैं। हाँ। लेकिन ईरान फिर भी इतने सैंक्शंस के बावजूद भी दबदबे में नहीं आया है, दबाव में नहीं आया है। आज जब अमेरिका ने इतनी पावरफुल अपने जो युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये चलते फिरते शहर हैं, इतने बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं आर्मी के मुकाबले इतने ही घातक हैं, क्योंकि इनके अंदर एयरक्राफ्ट हैं, इनके अंदर मिसाइल्स हैं, इनके अंदर टॉर्पिडोज हैं और ये इतनी क्षमता रखते हैं। आप जैसे आपने देखा कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर है, बड़ी स्पीड पर भी जा सकते हैं जी। और पूरा का पूरा एक शहर के बराबर हैं कंपेयर टू आर्मी। तो इसलिए जो उनका दबाव पड़ेगा और वो इतनी लंबी समय तक घेराबंदी कर सकते हैं और उनकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं, कोई मालवाहक जहाज नहीं आ पाएगा। एक तरीके से कहें तो वो ईरान का हुक्का पानी बंद कर सकते हैं सी और एयर में इस पावर के साथ। बिल्कुल, और शायद यही तैयारी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि छोटे युद्ध में बड़ी सफलता हासिल हो। ऐसा होगा क्या? सवाल यही है। मध्य पूर्व में बढ़ रही है अमेरिका की हवाई मौजूदगी और 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती हुई है। 36 F-16 फाइटर जेट की तैनाती की गई है। मध्य पूर्व के अलग अलग बेस में हथियारों की भी तैनाती की गई है। तो ये है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जबरदस्त तैनाती। किसी भी वक्त महासंग्राम छिड़ने के आसार हैं। वायुसेना की बात करें तो F-16 36 इनकी संख्या है 36, F-35 18, F-22 रैप्टर 12, F-15 18 की संख्या में वायुसेना की ये ताकत अमेरिकी वायुसेना की नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में। इसके अलावा अवॉक्स निगरानी विमान 2, KC-46A पेगासस एयर टैंकर 4, EA-1BG ग्रोबलर EW विमान 6,
और ग्लोब मास्टर जिनकी संख्या बताई जा रही है 9। ये है बड़ी तैयारी। पहले हमने आपको दिखाया नेवल तैयारी और अब एयर फोर्स किस तरह से रेडी मोड में है वो देखिए आप। बिल्कुल, देखिए इसमें MC-13J कमांडो विमान यहां पर मौजूद है 1 की संख्या में, और साथ ही HC-13J कॉम्बैट 30J कॉम्बैट किंग विमान मौजूद है जो कि 2 की संख्या में यहां पर मौजूद है। WC-135R विमान यहां पर मौजूद है, और इसके अलावा यहां पर देखिए कि जो टैक्टिकल एयरबॉर्न विमान है वो भी यहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से ये पूरी तैयारी यहां पर नजर आ रही है। नौसेना की तैनाती किस तरह की है ये भी जान लेते हैं। जी हां, जिब्राल्टर स्ट्रेट की अगर बात करें तो USS जेराल्ड आर फोर्ड यहां पर मौजूद है। अरब सागर का देखिए, हम आपको बता रहे हैं USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी, अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर यहां पर मौजूद है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर लगाया गया है। भूमध्य सागर में भी अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर की मौजूदगी नजर आ रही है। परमाणु संचालित पनडुब्बियां यहां पर डिप्लॉय की गई हैं। USS जॉर्जिया को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। यह है अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तैनाती। बिल्कुल, और इस तैनाती के मायने भी समझने की कोशिश करते हैं। कोहली सर, कुल मिलाकर इतना माइटी डिप्लॉयमेंट क्या संकेत दे रहा है? बड़ा युद्ध, छोटा युद्ध, या बिना युद्ध के डरा धमकाकर अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करना? देखिए, कोशिश तो अमेरिका की यही होगी कि बिना युद्ध को करे हुए, एक्चुअल करे हुए, डरा धमका करके जो अपना एम है उनका वो हासिल हो जाए। पर इसमें 1-2 बातें समझने वाली हैं। देखिए, 1979 से लेकर के इराक इस दिन के लिए प्रिपेयर हो रहा है। दोनों की डिफेंस फोर्सेस में कोई मुकाबला नहीं है, ये ईरान को शुरू से मालूम है। तो वो अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी एसिमेट्री जो है वो उसका इस्तेमाल करेगा, और इसीलिए अभी तक अमेरिका ने इन पर अभी तक हमला नहीं किया है। ये वेनेजुएला नहीं है कि जा करके उठा के ले आएंगे चुपचाप आराम से। ये बहुत बड़ा कंट्री है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और इनके पास प्रॉक्सीज हैं। तो ये जैसे ही अगर इन पर हमला होता है, 2-3 कारण हैं जिसके वजह से अमेरिका हिचकिचाएगा ये करने में। पहला कारण तो ये है कि जो इनके प्रॉक्सीज अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, चाहे वो सीरिया, इराक, लेबनान, येमेन, जहाँ बैठे हुए हैं, वो इनके बेसेस के ऊपर, और जो इनके साथी हैं चाहे सऊदी अरेबिया या UAE हैं, उनके एसेट्स पर हमला करना शुरू हो जाएंगे। और अमेरिकन ट्रूप्स भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। अमेरिका को नुकसान करना तो आता है, लेकिन अपनी कैजुअलिटी लेना बड़ा मुश्किल है उसके लिए। ईरान को इस बात का मालूम है कि जहाँ उनकी कैजुअलिटी होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर वो विड्रॉ करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये जो परीक्षण कर रहे हैं और जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ये कोई युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है ईरान, ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कर रहा है। उसने अभी अंडरग्राउंड लोकेशन से मिसाइल फायर किए हैं, ये इनको दिखाने के लिए कि कितनी हमारी टनल्स हैं, और अगर आप हम पर हमला कर भी देंगे तो तब भी हम उसको सस्टेन कर पाएंगे। रिटेलिएशन तभी आएगा आपके पास में। तो ये एक सिग्नलिंग वो भी उनको दे रहा है, ये इतना आसान नहीं है करना। दूसरी बात यह है कि ईरान पर अगर मान लीजिए युद्ध शुरू हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसको बंद कर देगा, जिससे तेल पर फर्क पड़ेगा। 20% तेल जो है पूरे वर्ल्ड का वहां से जाता है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। बिल्कुल, यानी इस जंग का बड़ा असर देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया पर ही इसका असर पड़ेगा, सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं चलेगा। एक अहम खबर, अमेरिका की ईरान को परमाणु चेतावनी सामने आई है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने धमकाया है। ईरान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, ये बता रहे हैं JD वेंस। तो ईरान खतरनाक हथियार नहीं रख सकता। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, ईरान प्रॉक्सीज का सपोर्ट बंद कर दे, यानी अपनी ताकत का खात्मा खुद ही अपने हाथों कर ले, ये चाहता है ईरान। और अमेरिका का रुख देखिए जरा, दुनिया के लिए सबसे खतरनाक मुल्क उसे ईरान नजर आ रहा है, वो पाकिस्तान नहीं जो कि आतंकियों का गढ़ बना हुआ है। और अमेरिका चाहता यह है कि जो वो कहे उसे दुनिया मान ले। ईरान पर परमाणु ग्रहण, JD वेंस कैसे दे रहे हैं चेतावनी, आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक देश है ईरान, यह कहा है वेंस ने। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के पास सभी विकल्प मौजूद हैं, राजनयिक और सैन्य विकल्प हमेशा खुले हैं, यह कहा है JD वेंस ने फॉक्स न्यूज को दिए इस इंटरव्यू में। मायने क्या है? ईरान को अमेरिका की परमाणु शर्त माननी होगी, शर्त नहीं मानने पर ईरान पर सैन्य कार्रवाई तय है। कुल मिलाकर
ये संकेत देते हुए जेडी वेंस नजर आ रहे हैं। सरदाना साहब, ये तो डे वन से ईरान को भी पता है कि अगर अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका क्या कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने रुख से टस से मस होने को तैयार तो नहीं है। देखिए, आज आप जेडी वेंस की ये जो बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर नहीं मानेंगे ईरान तो हम ईरान के ऊपर सैन्य हमला कर देंगे। एक और जो बयान खमीनी का आया है, उन्होंने कहा है कि एक जो अमेरिका के युद्धपोत हैं माना बहुत ही खतरनाक हैं, लेकिन यदि कोई ईरानी मिसाइल उसको लग गई और वो युद्धपोत समुद्र तक के तले तक पहुंच गया तो वो उससे भी खतरनाक होगा। तो ऐसा नहीं है कि ईरान वापस धमकी नहीं दे रहा है, बातचीत जरूर हो रही है। वो सैंक्शंस हटाने के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तैयार होने की बातचीत कर रहे हैं, जिनेवा में बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत अलग हो रही है और बयानबाजी नेताओं के अलग हो रहे हैं। लेकिन इससे जो जेडी वेंस की बातचीत है, इससे और बढ़ावा मिलेगा कि और आक्रमण होगा ईरान भी। बिल्कुल, और सीधी सी बात है, बयानों से ये आग और भड़कती ही नजर आ रही है। और देखिए, खामनेई की ट्रंप को बारूदी चेतावनी, दूसरी तरफ से भी चेतावनी आई है। क्या कहा गया है? यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में डुबो देंगे, ये चेतावनी दी है। हमारे पास एयरक्राफ्ट को डुबोने वाला हथियार है, एयरक्राफ्ट कैरियर से हमें मत डराओ। और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुके हमें, उनसे हम सवाल लें। उससे पहले आपको बताएं कि ये जो धमकी है, इसमें क्या बड़ी बातें कही गई हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि इस धमकी को ट्रंप कितनी गंभीरता से लेंगे। ट्रंप की धमकी एक तरफ, ईरान की धमकी एक तरफ। परमाणु ठिकानों को लेकर और अमेरिका से वार्ता पर खामनेई ने ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। ये देखिए, परमाणु ठिकानों पर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी पर हमला पक्का हक है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ये ट्रंप ने सीधे तौर पर धमकी दी है। और अमेरिका से वार्ता पर ट्रंप कहते हैं कि चलो न्यूक्लियर एनर्जी पर बात करते हैं, लेकिन वार्ता का नतीजा यह होना चाहिए कि तुम्हारे पर न्यूक्लियर एनर्जी तुम्हारे पास न हो। यानी कि एक तरीके से जो नाभिकीय शक्ति है उससे विहीन करना एकमात्र लक्ष्य दिखाई दे रहा है। ट्रंप की धमकी पर क्या बात आई है, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर से मत डराओ, ये खामनेई ने, ईरान ने चेतावनी दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में ही हम डुबो देंगे, हमारे पास खतरनाक हथियार हैं ऐसे, तो सीधी चेतावनी भी दे रहे हैं। एक बात तो मनीष बहुत साफ दिखाई दे रही है, ट्रंप या अमेरिका की किसी भी धमकी या किसी चेतावनी का कोई असर नहीं है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बिफिटिंग आंसर, कम से कम बयानों में, वो तो ईरान लगातार दे रहा है। देखिए, केवल बयानों में ही नहीं बल्कि एक्शन में भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये कहा है कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि 47 साल से अमेरिका इस कोशिश में लगा है और अब तक कामयाब नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में भी वो कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि ईरानियन सुप्रीम लीडर का ये बयान केवल धमकी नहीं, ईरान की एक मोटे तौर पर स्ट्रैटेजी भी है कि वहां पर जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर आए हैं, जंग शुरू हुई तो उसको वापस नहीं जाने देना है। और वैसे भी प्रैक्टिकली आप देखिए कि ठीक है, अमेरिका और इजराइल के पास बेशुमार ताकत है, उसके जरिए वो ईरान में कम से कम दर्जनों जगह को एक साथ टारगेट कर सकता है। लेकिन जब जंग शुरू होगी तो ईरान क्या करेगा? ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसे 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान के पास हजारों की संख्या में 2-3-2000 के करीब मिसाइल है, उसमें से 100 मिसाइल और कम से कम 500 से 1000 ड्रोन के साथ उसे सिर्फ और सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना है। कितने एयर डिफेंस सिस्टम को आप इंगेज कर लेंगे, कितने फाइटर जेट से रोकने की कोशिश करेंगे, और वैसी स्थिति में होगा क्या? तो अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपका समंदर में डूब गया तो वो केवल समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डूबेगा, सुपर पावर की पूरी साख डूब जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी IRGC ईरान की है। बिल्कुल, और ये बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अमेरिका ईरान के बीच देखिए बातचीत तो फिर बेनतीजा ही रही, सिफर रहा नतीजा। जिनेवा में 3 घंटे की चर्चा में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए ईरान तैयार है, यूरेनियम संवर्धन पर ईरान ने अपनी शर्त रखी। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेगा, यह भी सीधे तौर पर अमेरिका को बता दिया गया। तो यानी अमेरिका और ईरान की संधि तो असंभव है, युद्ध ही आखिरी विकल्प नजर आ रहा है अगर दोनों अपनी अपनी बातों पर इसी तरह अड़े रहे। बड़ी बात क्या है, परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का थोड़ा नरम रुख तो नजर आ रहा है। शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ना चाहता ईरान, यह बिल्कुल तय है।
ईरान की शर्त देखिए क्या है, 3 साल तक प्रतिबंध हटाओ। जो तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने आज की तारीख पर ईरान पर, 3 साल तक वो प्रतिबंध हटाए जाएं तो हम यूरेनियम संवर्धन रोकेंगे। ये ईरान की शर्त है। प्रतिबंध हटने पर संवर्धित यूरेनियम रूस भेज सकते हैं, ये ईरान ने कहा है। और मुझे लगता है रवि की ये सबसे बड़ा आउटकम था ईरान की तरफ से ये बातें कहना। बिल्कुल, लेकिन इस पर अमेरिका का रुख क्या रहा? देखिए, ईरान से यूरेनियम संवर्धन बंद करने को कह चुका है, इस पर वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद होने पर प्रतिबंधों पर रियायत मिल सकती है। सीधी एक तरीके से सीधा शर्त है, एक बहुत ही क्लियर कंडीशन अमेरिका की तरफ से रखा जा रहा है ईरान के सामने। और देखिए, ईरान के विदेश मंत्री की यूएस को चेतावनी, ईरान को धमकी देना बंद करे अमेरिका। अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर बात हुई, तीसरे राउंड की वार्ता की तारीख अभी तय नहीं। तो देखिए, कुल मिलाकर ईरान यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका धमकियां देना बंद करे, धमकियों से कुछ हासिल वसूल निकलेगा नहीं। कोहली सर, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? और ईरान पहले जिस तरह से यह शर्त रख रहा है कि आपने जो तमाम सैंक्शंस लगा रखे हैं 3 साल तक, वो सारी शर्तें, वो सारे सैंक्शंस ईरान के ऊपर, जिसकी वजह से ईरान का भट्टा बैठा हुआ है, इकॉनमी गर्त में चली गई है। पहले आप वो कदम उठाइए, एक भरोसा जगाइए, उसके बाद हम एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये शर्त क्या कभी कबूल होगी अमेरिका को? नहीं, ये शर्त तो अमेरिका को कबूल नहीं होगी। पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर, तो उनको यहाँ रोकने के लिए कोई फेस सेविंग उनको देनी पड़ेगी। और ईरान, जो मुझे लग रहा है, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कि एक तो न्यूक्लियर की थोड़ी फेस सेविंग उनको देगा। देखिए, जून में जो हमला हुआ था इनके ऊपर, और ट्रंप ने क्लेम किया था कि हमने सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को हटा दिया है, वो सब रिपेयर होकर के आ गई और वही उनकी बड़ी ठीक तरीके से काम कर रही है। तो हो सकता है थोड़ा सा वो न्यूक्लियर पर हल्का सा कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि वैसे भी उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो अलग अलग जगह पर हैं, और उनके पास जो स्किल आ गई है बनाने की, वो दोबारा बना लेंगे, यूरेनियम को दोबारा रिफाइन कर लेंगे, सप्लाई भी उनके पास आती रहेगी। दूसरा, हो सकता है उसको फेस सेविंग ऐसा दें कि वो कोई अपने ही किसी खास आदमी को रिजीम चेंज वाला ड्रामा कर दें, ताकि ट्रंप को लगे कि उसकी जीत हो गई और अपनी जीत जाके डिक्लेयर कर दे। तो ऐसा कुछ करेंगे, दोनों को मालूम है, और अमेरिका को खास तौर से मालूम है। देखिए, जैसा अमेरिका की डोमेस्टिक कंडीशंस हैं, ही कैनॉट अफोर्ड ए लॉन्ग वॉर। और दूसरा, उनके पास कोई एंड स्टेट नहीं है। हमला कर दिया, फिर क्या करेगा उसके बाद में? उसके बाद में कोई रिजीम चेंज होने वाला या कंट्री जाने वाले नहीं है। हर ईरानियन के अंदर अमेरिकन के प्रति हेट्रेड है। लेकिन अमेरिका अगर अगले 3 साल तक सैंक्शंस हटाने का ऐलान कर दे और ईरान की तरफ से यह ऐलान हो जाए कि ठीक है, वो जितना भी संवर्धित यूरेनियम है एक्स्ट्रा वो रूस भेज देंगे, जो कि उन्होंने कहा भी है, तो क्या यहां पर बात बन सकती है? एक रजामंदी वाला पॉइंट मिल सकता है दोनों? बिल्कुल मिल सकता है जी, और ये बड़ा अच्छा रहेगा, और अमेरिका को भी एक फेस सेविंग मिल जाएगी और ईरान के अपने सारे काम हो जाएंगे। आज अगर उन पर प्रतिबंध हट जाते हैं तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि उनकी इकोनॉमी दोबारा डेवलप हो सकती है और उनके देश के अंदर शांति आ सकती है। राइट। बट इस समय एक चीज और मैं बता दूं, जैसे इनकी ट्रूप्स आमने सामने ये खड़े हुए हैं, इस समय जरा सी गलती कोई कर दे तो वो पूरा वॉर। सबसे बड़ी चिंता यही है कोहली सर की एक छोटी गलती बड़े युद्ध को दावत दे सकती है, और इस वक्त तनाव तो चरम पर है ही। और देखिए, जिनेवा वार्ता पर इजरायल से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान वार्ता पर इजरायल ने कहा है ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं। इजरायली टॉप लेवल ऑफिशियल्स का यह दावा है। यूएस ने इजरायल को दी वार्ता की जानकारी। और वार्ता के आगे देखिए विध्वंस की राह कैसे बन रही है, क्योंकि इजरायल जो कि एक अहम किरदार है इसमें, वो ये कहता नजर आ रहा है कि भाई कोई फायदा नहीं, ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, युद्ध ही विकल्प है। ईरान का क्या दावा है ये देखिए। अमेरिका ने वार्ता की पूरी जानकारी दी इजरायल को, ईरान से बातचीत का कोई फायदा है नहीं और ईरान के साथ युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। यूएस की शर्त मानने को तैयार नहीं है ईरान। बड़ी बात क्या है, वार्ता के दौरान दोनों देशों ने शर्तों वाले कागज को शेयर भी किया है। और सीधी सी बात है मनीष के यही एक इकलौता इसमें फैक्टर है इजरायल, जो चाहता है कि युद्ध हो जाए। मतलब अप फ्रंट है वो इस मामले में। इजरायल क्या कोई किसी पीस डील को होने देगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल जब जेनेवा में दोनों पक्ष की मीटिंग हो रही थी 3.5 घंटे, इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये मत सोचे कि बाहर निकलकर इन्होंने कहा कि हाँ बड़ा प्रोग्रेसिव वातावरण रहा।
असल में दोनों एक दूसरे को कागज पर लिखकर अपनी अपनी बात देते थे और ओमान के विदेश मंत्री एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर वो कागज पहुंचा रहे थे। और उसके बाद जो लिखकर ईरान वालों ने दिया तो अमेरिका ने एक असेसमेंट ये किया कि ईरान हमारी बात मानने को तो छोड़ो, सुनने को भी राजी नहीं है। तो यही एक्सप्रेशन अमेरिका ने इजरायलियों से शेयर किया है। इजरायलियों को ये फीडबैक दिया है। तो इजरायल तो कह ही रहा था, जो बात आप कह रहे हैं कि इजरायल तो कह ही रहा था कि मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि ईरान आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। अब देखिए इजरायल के लिए क्या है, इजरायल को यह लग रहा है इस वक्त इतनी सारी तैयारियों के बावजूद भी अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो आज के बाद फिर ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए यही मौका है कि हर हालत में इजरायल और अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग शुरू करना होगा। ये इजरायल की सोच है। अमेरिका के लिए दुविधा यह है कि जितना कमजोर ईरान समझा जा रहा है उतना कमजोर नहीं है। उन्होंने पिछले साल दिखाया था। और मनीष, इजरायल ईरान के बीच सीधे या घुमा के युद्ध तो चल ही रहा है काफी समय से। युद्ध भी चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में अभी तक बहुत से ऐसे हथियारों का इस्तेमाल इजरायल ने भी नहीं, ईरान ने भी नहीं किया था। देखिए 12 दिन के जंग में उन्होंने अपनी मिसाइल पावर को दिखाई, उनको बहुत नुकसान हुआ, ये बात सही है। लेकिन ईरान की स्थिति क्या है? ईरान की स्थिति है कि उनको पता है कि हमें शहादतें देनी होगी, लेकिन हम झुक नहीं सकते, हम सरेंडर नहीं कर सकते, हम कोई शर्त नहीं मान सकते, क्योंकि शर्त मानने की सीमा कहीं खत्म नहीं होती है। आज वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ देंगे तो कहा जाएगा मिसाइल छोड़ दो, मिसाइल छोड़ देंगे तो कहेगा रिजिम चेंज कर दो, वो भी छोड़ देंगे तो कहेगा चलो अब तुम सरेंडर करो और यूएई, बहरीन, कतर की तरह सारे रिसोर्सेस हमें दे दो। तो ये कहां जाकर रुकेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक बात है। और देखिए इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है, ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। परमाणु बम को लेकर अफवाह फैलाई गई है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है, ये कहा है ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने। तो याद कीजिए अमेरिका ने इराक पर एक जमाने में सद्दाम हुसैन जब इराक के राष्ट्रपति होते थे तब क्या आरोप लगाया था? यही आरोप लगाया गया था कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं। ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, सूली पर चढ़ा दिया गया और पूरा इराक उसके बाद तबाह और बर्बाद हो गया, कभी उबर नहीं पाया। ईरान एक बार फिर यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास परमाणु बम नहीं है। जो अमेरिका आरोप लगा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। ईरान के परमाणु बम पर कंफ्यूजन। ईरान का तर्क क्या है? परमाणु हथियार नहीं है। अमेरिका का तर्क परमाणु हथियार ईरान के पास मौजूद हैं। अब देखिए तेहरान क्या चाहता है, ईरानी संप्रभुता बरकरार रहे, हमला ना करने की गारंटी उसे दी जाए। अमेरिका क्या चाहता है? परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लग जाए, पाबंदी लग जाए, मिसाइल निर्माण पर रोक लगा दी जाए। यानी आप सोचिए, मिसाइल पावर के लिए ही ईरान जाना जाता है, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे, ये अमेरिका चाह रहा है। आगे संभव क्या है? किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है। ईरान की सैन्य घेरेबंदी और ज्यादा तेज कर दी है अमेरिका ने, इसमें तो कहीं कोई शक है नहीं। अमेरिका की शर्तें भी क्या मौजूदा दौर में सरदाना सर बेमानी नजर आती हैं। ईरान कैसे अपनी सारी की सारी ताकत खत्म कर ले और उसके बाद भी क्या गारंटी होगी कि वो अमेरिका के कोप भाजन का शिकार नहीं होगा? देखिए पूरा विश्व जानता है 1979 से लेकर कितनी वेव्स में, जो आखिरी वेव थी 2025 में सैंक्शंस की लगी, इतने सालों के, इतने दशकों के सैंक्शंस के बाद क्या ईरान माना है? तो मेरे को लगता है शायद इस बार ट्रंप भी, जो अपनी सैन्य शक्ति जरूर दिखा रहे हैं, शायद वो सैंक्शन हटा के ईरान से कुछ कंसेशन ले पाए कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे थोड़ी सी रोक लगाए। लेकिन धमकियों से ईरान नहीं डरने वाला है, सैंक्शन से नहीं डरने वाला है, पूरा विश्व देख चुका है। तो विश्व को और अमेरिका को शायद इस बार अपना रुख बदलना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं शांति रहे यहाँ पर और अमेरिका पे के अटैक के युद्ध पोतों पर वापस ईरानियन अटैक ना हो या जो अमेरिकन एसेट्स है उस रीजन में ना हो। तो इस बार शायद एक बारी अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि जो अभी तक उनकी नीति रही है, यूएन की नीति रही है ईरान की तरफ, अगर वो हमेशा ही फेल होती आई है तो शायद पहली बार उन्हें भी कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि डी एस्केलेट हो। जो दिख नहीं रहा कि एक तरफ सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं और उस एरिया में और साथ में ही वार्ता की बात हो रही है जिनेवा में। बिल्कुल, और जैसा कि मनीष कह रहे थे कि ये भी आसान नहीं होगा, इतना डिप्लॉयमेंट, इतना आगे आने के बाद बिना कुछ हासिल किए पीछे लौटना भी एक
बड़ी बेइज्जती होगी ट्रंप की, अमेरिका की। और रूस से ईरान को लगातार सैन्य मदद मिल रही है। रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई तेज की है। 72 घंटे में 3 सैन्य कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे। और देखिए अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी क्या है, ये आपको बता दें। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का विध्वंसक सैन्य अभ्यास चल रहा है। ईरानी नौसेना यहां पर अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। ये देखिए तस्वीरें हॉर्मुज स्ट्रेट में किस तरह से ईरानी नौसेना अटैक वॉर ड्रिल करती नजर आ रही है। अमेरिका को यह बताने की कोशिश की ईरान क्या कर सकता है अगर अमेरिका ने हमला शुरू किया तो ईरान का संदेश साफ, मिलेगा करारा जवाब। जी हां, हॉर्मुज स्ट्रेट में जबरदस्त तैयारियां ईरान की नजर आ रही हैं। ईरान यहां पर जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। स्ट्रेट में ईरानी सेना ने विध्वंसक सैन्य अभ्यास किया है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर से ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है। ईरान की नौसेना कर रही है अटैक वॉर ड्रिल। फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत को यह सीधी चुनौती दी जा रही है, वार्निंग की तरह इसे देखा जाए। सरकारी मीडिया पर सैन्य अभ्यास का पूरा प्रसारण किया गया है, यानी ईरान चाहता है कि अमेरिका तक ये तस्वीरें जरूर पहुंचे। बिल्कुल, सवाल यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद अमेरिका क्या करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को जानिए, फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच है। ये खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का यह समुद्री रास्ता है। करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका कह लीजिए, गलियारा कह लीजिए, दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन है। पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला है। हॉर्मुज क्यों खास है? तो दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का यह मार्ग है। हॉर्मुज ठप होने पर ऑयल की कमी होगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। तो यह बात तो साफ है कि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी इसका असर होगा।